اسلام آباد میں क्रिस्टीज कैफे के नाम से डोनट्स शॉप है। ये आज से 5 साल कबल एक खातून ने स्टार्ट किया था। इसने गोसार मार्केट की एक दुकान में छोटी सी कॉफी शॉप बनाई। कारोबार चल पड़ा तो बेटे ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। सेल में इजाफा हुआ तो दूसरा और तीसरा बेटा भी आ गया। ये डॉक्टरों की फैमिली है, पूरा खानदान मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता है। ये लोग मेडिकल लाइन छोड़कर डोनट्स के कारोबार में आ गए और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। इस्लामाबाद में इस वक्त इनकी 7 ब्रांचेज हैं। अगस्त के महीने में इनकी ब्लू एरिया की ब्रांच में एक वाकया पेश आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इनकी बेकरी पर आए। इनकी बेगम और शहजादी भी इनके साथ थी। वहाँ एक मुलाजिम ने इनकी वीडियो बना ली और इनके साथ बदतमीजी भी की। चीफ जस्टिस के साथ मौजूद पुलिस एहलकार ने फोन करके पुलिस बुला ली, लेकिन वो लड़का इस वक्त 7 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर चुका था और कैफे से भी फरार हो गया था। पुलिस और खुफिया इदारों ने बेकरी के 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए। मालकान को भी बुलाकर पूछ पड़ताल की गई, मगर बदतमीजी करने वाला लड़का नहीं मिला। इस दौरान 25 सितंबर को अचानक ये वीडियो वायरल हो गई और अगले पूरे हफ्ते टॉप ट्रेंड में रही। इन दिनों 26वीं तरमीम और जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, लिहाजा पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों ने वीडियो को उठा लिया और क्रिस्टीज बेकरी इनके लिए ज़ियारतगाह बन गई। बेकरी पर हजारों लोग पहुंच गए, जिससे इनकी सेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों ने इन्हें फ्रेंचाइज की पेशकश करना शुरू कर दी। क्रिस्टीज के मालकान सिर्फ बिजनेसमैन थे। इनका किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पीटीआई ने इन्हें अपने साथ लपेट लिया। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने 1-2 मरतबा बेकरी को सील भी किया और मालकान को पुलिस और अवाम से छुपना भी पड़ गया, मगर बहरहाल एससीओ शुरू हो गई और इस रेले में ये इशू भी खत्म हो गया। 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। एन इस दिन असद कैसर और शहराम तराकी क्रिस्टीज बेकरी पहुंचे और वहां से डोनट्स खरीदकर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का जश्न मनाया। ये खबर इस दिन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रही। असद कैसर और शहराम तराकी का 25 अक्टूबर को बेकरी जाना और डोनट्स एंजॉय करना महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन पीटीआई के नौजवान और सोशल मीडिया माहिरीन इससे काजी फाइज ईसा से निजात का ऐलान करार दे रहे हैं। हम चंद लम्हों के लिए इस तासुर को दुरुस्त मान लेते हैं, चनाचा इसके बाद ये सवाल पैदा होता है, क्या ये असद कैसर जैसे ऐसे शाइस्ता शख्स को सूट करता है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के स्पीकर रहे हों, जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हों और मुहज्जिब खानदान से ताल्लुक रखते हों। इसी तरह शहराम तराकी भी तराकी खानदान से हैं और ये खानदान मुहज्जब और खुश इखलाक है। क्या इस खानदान के सबूत से ऐसे मलिकाना हरकत की तवक्का की जा सकती है? इसी तरह चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर 2 यूट्यूबर्स और साफियों ने भी इनके साथ जो सलूक किया और चंद बुजुर्ग वकला ने भी इनके साथ जो किया, ये ट्रेंड भी दुरुस्त है। बेशक सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों के ज्यादातर फैसले मुतनाज़ा होते हैं। इन फैसलों से कई को फायदा और कई को नुकसान होता है। हम में से कोई शख्स खुदा नहीं जिसका हर फैसला हरफे आखिर और दुरुस्त होगा। हम सब इंसान हैं और इंसान अपने हदूद इल्म और थोड़े से तजुर्बे की बुनियाद पर फैसले करता है और इन फैसलों के गलत होने का 100% इम्कान होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इस शख्सियत या इस ओहदे को बेइज्जत कर दें, हम इसे बेतौकीर कर दें? पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले 5 सदर, 5 वजीर आजम, 5 चीफ जस्टिस और 5 आर्मी चीफ बेतौकीर होकर रिटायर हुए हैं। हमने किसी को इज्जत के साथ रिटायर होने दिया और ना रुखसत किया। आप सदर रफीक अहमद तारिर को ले लीजिए। जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ऐवान सदर से इस तरह रुखसत किया था कि वो दोस्त से गाड़ी मांगकर ऐवान सदर से लाहौर गए थे और हुकूमत ने 2014 तक उन्हें सरकारी मराद दी थी और ना सरकारी रिहाइश का। जनरल मुशर्रफ को भी जलील करके रुखसत किया गया और उनकी बाकी जिंदगी मुल्क से बाहर गुजरी। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर से निकलकर जेलों और अदालतों में धक्के खाते रहे। सदर ममनून हुसैन बेइज्जत होकर इस्लामाबाद से कराची गए। सदर आरिफ अलवी के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। वजीर आजम शौकत अजीज फारिग हुए तो वो अदालत और पुलिस को मतलूब थे, उन्हें फेयरवेल तक नहीं दी गई। वो वजीर आजम हाउस से सीधे एयरपोर्ट गए और इसके बाद कभी वापस नहीं आए। यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 से फारिग हुए। राजा परवेज अशरफ बदनामी की पोटली लेकर रुखसत हुए। मियां नवाज शरीफ के गले में पनामा का हार डालकर रुखसत किया गया और इससे पहले उन्हें सड़कों और मीडिया पर जलील किया गया। शाहिद खाकान नवासी वजीर आजम हाउस से अडयाला जेल पहुंचे और इन्हें वहाँ सजाए मौत के सेल में रहना पड़ा। इमरान खान को घसीटकर इक़्तिदार से निकाला गया और ये इसके बाद आजकल अडयाला जेल की कोठरी में बिजली की राह देख रहे हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ भी क्या हुआ? फिर जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस उमर अताब बंदयाल और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या सलूक हुआ? जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा के साथ भी क्या हुआ? और इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? ये ट्रेंड्स क्या साबित कर रहे हैं? ये साबित कर रहे हैं हमने मुल्क में कोई बाइज्जत ओहदा और कोई बाइज्जत शख्सियत नहीं छोड़ी। हम सबको बेइज्जत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई इज्जतदार शख्स कोई अहम ओहदा कबूल नहीं करेगा और दूसरा मुल्क के अहम तरीन ओहदों पर सिर्फ वो लोग बैठेंगे जो रिटायरमेंट के बाद बेइज्जती बर्दाश्त कर सकेंगे। ये मसला आज का नहीं है। हमने बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद से अपने ओहदों और ओहदेदारों की बेइज्जती शुरू कर दी थी। कायदे आज़म से लेकर इमरान खान तक और अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक
और हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर नवाज शरीफ तक हमने किसी शख्स की इज्जत बरकरार नहीं रहने दी। चनाचा आज इसका ये नतीजा निकल रहा है कि मुल्क पटवारियों और यूथियों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में पहले सुन्नी और शिया और वहाबी और बरेलवी और मुस्लिम और गैर मुस्लिम की फ्लाइट लाइन्स थी और अभी यूथी और पटवारियों तक फैल चुकी हैं और ये सब एक दूसरे की बेइज्जती को अपना हक समझते हैं और ये हक रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हमें अब हर ओहदे पर अपनी मर्जी का ओहदेदार चाहिए और वो शख्स हमें फेवर करते हुए कानून देखे, आइन और ना ही कोई कायदा, बस हमारा कायद फतहयाब होना चाहिए। जबकि इसके मुकाबले में आप दाएं बाएं देख लें, भारत में लाख इख्तिलाफ के बावजूद तमाम ओहदेदारों को इज्जत के साथ रुखसत किया जाता है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक तो इस मामले में बहुत आगे हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी इज्जत से जो बाइडेन का इस्तकबाल करता है और जो बाइडेन इज्जत के साथ डोनाल्ड ट्रंप को गाड़ी में बिठाकर रुखसत करता है। बेशक अमेरिका में भी पॉलिटिकल फ्लाइट लाइन्स कैरी हो रही हैं, लेकिन ये वहाँ अभी बेइज्जती के फेज में दाखिल नहीं हुई। लोग आज भी वहाँ इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लोग कैफे में दाखिल होते हैं तो मुखालफिन अपने हेड उतारकर साइड पर रख देते हैं। मैं हरगिज़ नहीं कहता हमें चंद बरसों में अमेरिका, यूरोप, जापान या चीन बन जाना चाहिए, लेकिन हम कम से कम नफरत कंट्रोल करके और इज्जत में इजाफा करके मुल्क में सुकून जरूर पैदा कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं इंसान में इज्जत से शाइस्तगी पैदा होती है, शाइस्तगी से तहजीब आती है और तहजीब से सुकून और इत्मीनान आता है। इत्मीनान से माशरे में इस्तेकाम पैदा होता है और इस्तेकाम से खुशहाली आती है। लिहाजा हम अगर माशरे को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय के बावजूद एक दूसरे को इज्जत देनी होगी और इसके जवाब या रद्द अमल में हम जल्द या आबदेर खुशहाल हो जाएंगे। माहिरीन ये भी कहते हैं कि खाना जंगियां और कौमों का जवाल बेइज्जती से स्टार्ट होता है। इंसान जब दूसरे को बेइज्जत करना शुरू कर दे तो माशरे में नफरत आ जाती है। नफरत तसादुम को जन्म देती है, तसादुम खाना जंगी में तब्दील हो जाता है और खाना जंगी मुल्क और कौम को बर्बाद कर देती है। और हम अगर आज माशरती लिहाज से जवाल पजीर हैं या खाना जंगी के दहाने पर खड़े हैं तो इसकी वजह नफरत है। ये जहर हम सब की रगों का हिस्सा बन चुका है। चनाचा हम खाना जंगी से चंद इंच के फासले पर हैं। ताहम आज भी हम सिर्फ दूसरों को इज्जत देकर जवाल के इस सफर को पलट सकते हैं। हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। मेरा दावा है कि आप आज से दूसरों को इख्तिलाफ के बावजूद इज्जत देना शुरू कर दें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। आप इसके बरक्स आज से अपने बेटे या वालिद की बेइज्जती शुरू कर दें और आप इसके बाद नतीजा देख लीजिएगा। बेटा वालिद के खिलाफ हो जाएगा। इज्जत का टोल खुशहाली और इस्तेकाम के लिए लाजिम है और हमारे मुल्क में ये लाजमी हिस्सा खत्म हो चुका है और हम जब तक इसे वापस नहीं लाएंगे ये मुआशरा उस वक्त तक तरसता रहेगा।